वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का ये तीसरा शासक है, ठीक है। और ये भी खासा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक आप जानते हैं कि इसके पहले हमने MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक पे अपनी टॉपिक ख़त्म की थी पिछले वीडियो में। कई वीडियो में हमने इस टॉपिक को किया था, ठीक है। इसमें भी कम से कम 3 से 4 वीडियो होंगे क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिरोज शाह तुगलक भी एक महत्वपूर्ण शासक है। जहाँ तक तुगलक वंश की बात है, ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। जैसा कि मैं बताते आया हूँ कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। पहला वंश जो है ये था गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी। दूसरा वंश खिलजी वंश, ठीक है। तीसरा वंश ये तुगलक वंश जिसे हम पढ़ रहे हैं। चौथा वंश होगा सैयद वंश और 5वां वंश हम देखेंगे लोदी वंश के रूप में। और उसके बाद फिर मुगल आ जाते हैं भारत में, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के इस तीसरे वंश की जहां तक शुरुआत की बात है, मैंने पहले भी बताया था कि तुगलक वंश की शुरुआत की जाती है 1320 ईस्वी में यानी 1320 AD में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। उसका शासनकाल 1325 तक चलता है और 1325 से फिर उसका बेटा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है और उसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चलेगा। और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा जो कि गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा है और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहेगा 1351 से 1388 ईस्वी तक, यानी कि 1351 से 1388 इस AD तक, ठीक है। तो ये रहेगा इसका शासनकाल। तो अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को हम फिरोज शाह तुगलक की चर्चा हम जिन बिंदुओं पे करेंगे, यहाँ पर देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ सामान्य जानकारी लेंगे, ठीक है। सोर्सेस को देखेंगे कि किस तरह से फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोत क्या है। उपाधियों की बात करेंगे कुछ। जब ये शासक बनता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी इसको भी हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स आप देखेंगे क्योंकि MBT की कई नीतियां गलत रही थी, उसकी वजह से विद्रोह हुए थे, आप जानते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था दिल्ली सल्तनत। जब MBT के शासनकाल का अंत हुआ था तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। तो उन समस्याओं को भी हम थोड़ी बहुत उसके साथ उसने किस किस प्रॉब्लम को फेस किया, शुरुआती दौर में उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आकर खड़ी थी, तो वो हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर राजत्व के सिद्धांत को देखेंगे, थियरी ऑफ किंगशिप को देखेंगे इसके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि थियरी ऑफ किंगशिप में इसका जो थियरी ऑफ किंगशिप है यानी राजत्व का सिद्धांत है, वो बिल्कुल विपरीत है मोहम्मद बिन तुगलक से। क्योंकि MBT जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। मैंने बार बार बताया हुआ है, वो उलिमाओं को यानी धार्मिक गुरुओं को, इस्लामिक जो मौलवी हैं, ठीक है, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ना ही शरीयत के अनुसार वो कानून को रखता था। उसने धर्म और प्रशासन को बिल्कुल अलग रखा था, ठीक है। लेकिन यहां आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक अपने पूरे शासनकाल में खुद को एक अच्छा और आदर्श इस्लाम साबित करने की कोशिश करता रहेगा। और इसका पूरा जो कानून व्यवस्था प्रशासन ये शरीयत के आधार पर होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को शरीयत से अलग रखा, प्रशासन से अलग रखा, यानी इस्लाम और उसके थ्रू जो कानून बनता है शरीयत और प्रशासन, उन सबको अलग अलग रखा, अलग अलग विषय के रूप में देखा उसे। लेकिन यहाँ पर सारा कानून आप देखेंगे शरीयत के आधार पर होगा, इस्लामिक लॉ के आधार पे होगा, ठीक है। फिर हम प्रशासन में आ जाएंगे और प्रशासन में कई बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। रेवेन्यू क्या होता है भाई, कोई भी सरकार कैसे चलती है, टैक्स से ही चलती है ना। टैक्स की बात करेंगे रेवेन्यू में, ठीक है। मूलतः इसने सभी टैक्सों को खत्म करके 4 तरह के टैक्स लगाए थे। हालांकि कुछ और टैक्स थे अतिरिक्त, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से 4 तरह के टैक्स थे, ठीक है। उस पर चर्चा करेंगे। मुद्रा व्यवस्था, इसके समय कुछ सिक्के आए नए तरह के, उसकी बात करेंगे। सैन्य प्रशासन में आप देखेंगे कि ये यहाँ वंशवाद देखने के लिए आपको मिलेगा, वंशानुगत बना देगा ये यहाँ पर सैन्य प्रशासन को, ठीक है। और अस्थायी सेना खत्म हो जाएगी, चर्चा करेंगे हम। न्याय व्यवस्था भी लिबरल हो जाएगा यहाँ पर,
उदारवादी हो जाएगा। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय काफ़ी न्याय व्यवस्था जो थी, जुडिशियरी जो थी, वो जो वहाँ जो सज़ा दी जाती थी, पनिशमेंट दिया जाता था, वो अंग भंग भी कर दिया जाता था। यहाँ ये सब चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। दास व्यवस्था, दासों के लिए इसने बहुत कुछ काम किए, एक अलग इसने डिपार्टमेंट ही बना दिया था, दीवाने बंदगान या दीवाने बंदगानी। उसके बाद इसको भी आप वेलफेयर के काम को भी आप प्रशासनिक कार्य में रख सकते हैं। वेलफेयर के लिए हालांकि मैंने अलग पॉइंट बनाया है, आप चाहे जैसे रख लें। वेलफेयर यानी कल्याण के काम लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें इसने बहुत सारे काम किए, ठीक है। दीवाने बंदगान को भी अगर आप देखेंगे, दासों के लिए जो किया था उसने, तो वो भी दासों की भलाई के लिए किया था, रोजगार देने के लिए। यहां पर आप देखेंगे कि वेलफेयर में ये दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट बना देगा। खैरात का मतलब होता है फ्री, और वहाँ से आर्थिक मदद दी जाएगी लड़कियों की शादी के लिए, विधवाओं को और अन्य मदद ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कियों के लिए बेसिकली किया गया था। दीवाने खैरात का इंतजाम का डिपार्टमेंट बनाया गया था। उसके अलावा दारुल सफाराम का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जो मुफ्त इलाज, हाँ, ये सब करती थी, वो सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेलफेयर वाले पार्ट में। उसके बाद निर्माण स्थापत्य को देखेंगे, इसकी धार्मिक नीति पे चर्चा करेंगे। और धार्मिक नीति पे जब चर्चा करेंगे तो यहीं पे मैंने बताया कि इसके राजत्व के सिद्धांत में ही आपको धार्मिक नीति दिख जाएगी कि ये अपने आप को हमेशा एक आदर्श और कट्टर मुसलमान साबित करने की कोशिश करता रहा। ये मैं बताऊंगा क्यों। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इसकी माँ जो थी वो राजपूत थी, ठीक है, हिंदू थी, और इस वजह से वो हमेशा दिखाने की कोशिश करता था। उसको ये डर रहता था कि कहीं जो उलीमा हैं या मौलवी हैं, जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं, वो सब इस पे आरोप ना लगाएं कि ये हिंदुओं का फेवर ले रहा है। इसलिए अपने आप को हमेशा एक आदर्श मुसलमान के रूप में ये दिखाता रहेगा और साबित करने की कोशिश करेगा कि ये एक आदर्श मुसलमान है। इसके लिए ये मंदिरों को भी तोड़ेगा, आगे हम देखेंगे ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ेगा, जाजनगर में भी, उड़ीसा में भी तोड़ेगा, नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ेगा, वो सब हम देखेंगे। फॉरेन पॉलिसी यानी युद्ध की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी नहीं था। यहाँ भी हम चर्चा कर सकते हैं राजत्व के सिद्धांत में कि ये साम्राज्यवादी नहीं था, जो भी था उसको बचाने की कोशिश करता रहा, ठीक है। तो कुछ जैसे बंगाल पे आक्रमण हम देखेंगे, सिंध पे देखेंगे, ठीक है, नागरकोट पे देखेंगे, ये सब देखेंगे, उड़ीसा पे, तो वो सब चर्चा हम करेंगे। फॉरेन पॉलिसी में कला, शिक्षा और साहित्य की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम देखने वाले हैं। अगर सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन या सामान्य जानकारी की बात करें तो मैंने यह भी अभी बताया कि इसका ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये तीसरा शासक है तुगलक वंश का, और ये गयासुद्दीन तुगलक जो फाउंडर है तुगलक वंश का, उसका भतीजा है। क्यों? क्योंकि इसके पिता का नाम देखिए, ये रज्जब है, और ये रज्जब जो है ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का भाई है, ठीक है, और इसका भाई है। और जब इस रज्जब इसका भाई है और ये भतीजा हो गया तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये कौन हुआ? चचेरा भाई कह ले, कजिन कह ले, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक एमबीटी का चचेरा भाई था और गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। क्यों भतीजा था? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का भाई रज्जब है। इसमें एक और बात मैं बताऊंगा कि रज्जब की शादी, ठीक है, हिसार में एक जगह है अबोहर, वहां के एक राजपूत थे रनमल, उनकी बेटी से हुई थी। कहा गया कि ये, कहा जाता है कि ये शादी बाई फोर्स हुई थी। तो वो उन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। बस यही है कि ये एक मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा था, और चूंकि हिंदू माँ का बेटा है इसलिए ये हमेशा अपने आप को ये दिखाता रहेगा, कि दिखाने की कोशिश करेगा कि ये एक आदर्श मुसलमान है। उस पर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या इस्लामिक लोग हैं वो उस पर आरोप ना लगाएं कि ये कट्टर मुसलमान नहीं है। इसलिए हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे, हालांकि लिबरल है मुसलमानों को लेकर, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ ये कट्टरता दिखाएगा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सामान्य जानकारी। अब देखिए यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको लग जाएगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखिए ये टाइटल्स, 3 चीज़ों को यहाँ हम अभी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है एक बात समझने वाली है कि ये इसका जो
ये जो क्राउंड होता है, यानी कि इसका जो राज्याभिषेक होता है, ये जब क्राउंड होता है तो इसका राज्याभिषेक 2 बार, क्राउंड का मतलब राज्याभिषेक, हाँ, जब उसको क्राउन पहनाया जाता है तो वास्तव में 2 बार राज्याभिषेक होता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार ये मार्च 1351 में होता है, क्योंकि इसी समय इसका जो चचेरा भाई है मोहम्मद बिन तुगलक, जो पहले शासक है इसके दिल्ली सल्तनत का, उसकी मौत होती है ठट्टा सिंध में। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये ठट्टा सिंध के पार्ट में इसकी डेथ हो जाती है। हाँ, ये देखिए, आप अगर देखें तो ये जो पार्ट है, ये भारत का ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ इंडिया। देखिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यही जो पार्ट आप देखेंगे यही सिंध का पार्ट हो जाता है। इधर ये सिंध का पार्ट हो जाएगा, ये सिंध का पार्ट हो जाएगा। तो सिंध में ही पड़ता था ठट्टा, ठीक है ना। तो ठट्टा में इसका एक राज्याभिषेक तब होता है जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है। तो पहला राज्याभिषेक मार्च 1351 में ठट्टा में होता है और दूसरा अगस्त 1351 में दिल्ली में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मौलवी द्वारा 21 दिनों का उत्सव मनाया जाता है जब इसका राज्याभिषेक होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जहां तक आप देखेंगे इसकी जो थियरी है, आपको थ्योरी ऑफ किंगशिप है, राजत्व के सिद्धांत में आप देखेंगे इसमें कि ये जो है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, इसकी जो प्रशासन है, हाँ, उसमें देखेंगे कि सब कुछ उलट है, विपरीत है किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। क्यों? क्योंकि इन्हीं मौलवियों इस्लामों के खिलाफ था, उलिमाओं के खिलाफ था। धर्म को प्रशासन से अलग कर दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन फिर ये धर्म को लेकर आएगा, धर्म का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहेगा। पूरा इसका प्रशासन शरीयत के प्रभाव में रहेगा फिरोज शाह तुगलक का। इसलिए मौलवी समर्थक था मौलवियों का, इस वजह से ये उत्सव मनाया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात। 2 बार राज्याभिषेक, 1351 पहला ठट्टा सिंध में, दूसरा 1351 दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें, यहां पर देखें सोर्सेज यानी स्रोतों की, इसको ऐतिहासिक स्रोत कह लीजिए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही। अब तारीख फिरोज शाही का देखेंगे कि राइटर कौन है भाई? शम्से सिराज अफीफ या अफीक कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये जो था, ये इसको संरक्षण मिला था फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। ये एक जीवनी है किसकी? एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक की। और इसमें क्या है? शासन काल की चर्चा है एफएसटी के। और इसमें शम्से सिराज अफीफ ने आर्थिक दृष्टि से इसके शासनकाल को, एफएसटी के शासनकाल को बहुत अच्छा बताया है, सबसे अच्छा बताया है। तो यहां आपको ध्यान देना होगा कि किसने आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को सबसे अच्छा बताया है। तो शम्से सिराज अफीफ ने अपने किस बुक में? तारीख फिरोज शाही में, ठीक है, आर्थिक रूप से सबसे अच्छा बताया। अब यहां पर आपको एक चीज और समझना है। ये तारीख फिरोज शाही मैंने पिछले वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक वाले में चर्चा की है कि तारीख फिरोज शाही एक और है। अभी तक हमने जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही की बात की थी, और ये तारीख फिरोज शाही लिखा है किसने? शम्से सिराज अफीफ ने। ध्यान रखिएगा, 2 राइटर हैं, तारीख फिरोज शाही 2 है। जियाउद्दीन बर्नी ने एक लिखा है और दूसरा लिखा है शम्से सिराज अफीफ ने। और इसी में इसके जीवनी की चर्चा है एफएसटी के यानी फिरोज शाह तुगलक के। और इसी बुक में एफएसटी के शासनकाल को आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा बताया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छा बताया है, तो शम्से सिराज अफीफ ने। और यहां पर देखिए, अब कंफ्यूजन होगा कि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, हमने एमबीटी के बारे में पढ़ाया था, वहीं पे बताया था कि देखिए जो मेजर पोर्शन है तारीख फिरोज शाही का जियाउद्दीन बर्नी ने एमबीटी के समय में लिखा।
और ये किताब शुरू हो गई थी कब से? बलबन के समय ही शुरू कर दी गई थी, मतलब इसको आरंभ कर दिया गया था और अंत होगा फिरोज शाह तुगलक के समय में। और जियाउद्दीन बर्नी अपनी ये तारीख फिरोज शाही डेडिकेट करेगा फिरोज शाह तुगलक को। तो ध्यान देने वाली बात है कि तारीख फिरोज शाही को जो है, अपनी तारीख फिरोज शाही जो बुक है उसे किसने फिरोज शाह तुगलक को डेडिकेट किया है, समर्पित किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने। लेकिन शमसे सिराज अफीफ क्या बताता है कि आर्थिक दृष्टि से इसका शासनकाल सबसे अच्छा था। ये जो किस किताब में? तो इसकी भी एक किताब है, कौन सी? तारीख फिरोज शाही। तो दो किताब, तारीख फिरोज शाही एक शमसे सिराज अफीफ की और एक तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है, अब यहां पर स्रोत के रूप में दूसरा देखिए, एक तो हो गया तारीख फिरोज शाही, ये वाला, ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फतूहत फिरोज शाही, फतूहत फिरोज शाही। अब फतूहत फिरोज शाही की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ये आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और ये खुद लिखा है एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही लिखा गया है। और इसी में एफएसटी अपने आप को आदर्श मुसलमान या आप कह सकते हैं आदर्श सुल्तान या आदर्श मुस्लिम दिखाने की कोशिश करता है अपनी इस बुक में कि मैं एक आदर्श मुसलमान हूं। और ऐसा ये क्यों कर रहा है? मैंने बताया कि इसके पिता की जो है जब इसकी शादी किससे हुई थी? एक राजपूत महिला से हुई थी, लड़की से हुई थी, वही इसकी मां है। और चूंकि ये हिंदू मां का बेटा है तो हमेशा यह दिखाने का प्रयास करेगा कि ये आदर्श मुसलमान है और हमेशा यह दिखाने की कोशिश करेगा कि ये मुसलमानों की हितों की रक्षा कर रहा है एक सुल्तान के रूप में। ठीक है, तो इसको लगता था कि कहीं एज ए मुस्लिम इस पे यह आरोप ना लगे कि ये हिंदुओं का पक्ष ले रहा है। इस वजह से इसने हिंदुओं पर, ऐसे तो उदार था मुस्लिमों के मामले में, लेकिन हिंदुओं पर इसने बहुत ज्यादा ज्यादती की है, आगे हम देखेंगे। अब इसके उपाधियों की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। हाँ, दिल्ली सल्तनत का अकबर या सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा? ये किसने कहा है? एल्फिंस्टन एंड हेनरी ने। ध्यान रखिए सल्तनत काल का अकबर कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों कहा गया? इसकी जो कुछ नीतियां रहेंगी आप देखेंगे, वेलफेयर, हाँ, और रेवेन्यू, इन सब चीजों पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए इसने जो बहुत उदारवादी था। हाँ, ये बहुत उदारवादी था। न्याय व्यवस्था में भी उदार देखेंगे, उदार बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया था न्याय व्यवस्था। तो आप देखेंगे इसीलिए इसको कहा गया सल्तनत काल का अकबर। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हिंदुओं के प्रति ये कट्टर रहा। जो भी इसकी उदारता थी वो मुसलमानों को लेकर थी। और इसका रीजन मैंने बार बार बताया है, इसकी माँ जो है हिंदू है और हमेशा इसको लगता था कि हिंदू माँ होने की वजह से हाँ इस पर खराब मुसलमान होने का आरोप ना लगे। ठीक है, अब देखिए एक और है दिल्ली सल्तनत। डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत। सर्वाधिक धर्मांध शासक अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध शासक कौन था, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। यहीं पे देखिए धर्मांध आ गया। हाँ, धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर बहुत ज्यादा ये अंधा था। ठीक है, अपने आप को हमेशा एक आदर्श मुस्लिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था, यानी धर्मांधता के मामले में इसी को देखकर कहा जाता है कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। मतलब इसने पहले वो काम शुरू किया धर्मांधता का और फिर बाद में सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने ये काम शुरू किया। तो इसलिए इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। और ये कहा किसने है? आरसी मजुमदार इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है। तो ध्यान रखिएगा इसको, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सिकंदर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक धर्मांध शासक अगर पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी इस मामले में, धर्मांधता के मामले में ही, ठीक है, धर्मांधता के मामले में ही
हाँ, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक, किसने कहा? ये एल्फिंस्टन एंड हेनरी ने। ठीक है, यहां पर हमने क्या बताया? 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है, एक बार मार्च 1351 में ठट्टा सिंध में, यही पार्ट है। ठीक है ना, यही पार्ट है ठट्टा, पाकिस्तान का जो सिंध है आज। तो ठट्टा सिंध में हुआ, वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी और वहीं पे इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। और दूसरा राज्याभिषेक अगस्त 1351 में, 1351 में ही दोनों होता है, एक मार्च में एक अगस्त में दिल्ली में होता है। और यहीं पर मौलवियों द्वारा जब दिल्ली में होता है तो 21 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर देखिए मैंने धर्मांधता बताया, अपने धर्म को लेकर यानी इस्लाम को लेकर ये बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना धर्मांध है। ठीक है ना, तो इस वजह से मौलवियों ने, क्योंकि अब मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय मौलवियों की अहमियत खत्म हो गई, उलिमाओं की अहमियत खत्म हो गई, क्योंकि शरीयत की अहमियत नहीं थी प्रशासन में, धर्म और राजनीति को अलग कर दिया गया था, योग्यता को आधार बनाया गया था नियुक्तियों के मामले में भी। तो वहां पे आपको धर्मनिरपेक्षता दिखेगी, यहां पर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मौलवियों ने क्या, मौलवियों का महत्व बढ़ जाएगा। इसका राजत्व जो है मैंने बताया, इसका राजत्व शरीयत के आधार पर होगा, इस्लामिक लॉ के आधार पर होगा। हाँ, तो यहां पे बिल्कुल धर्म के प्रभाव में यहां प्रशासन रहेगा, इस्लाम के प्रभाव में, शरीयत के प्रभाव में। इस वजह से मौलवियों ने यहां पर खुशियां मनाई, उत्सव मनाया। तो ये सब आपको याद रखना होगा। आप एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम प्रॉब्लम को देखेंगे, राजत्व को समझेंगे। और हालांकि अभी कुछ राजत्व को समझ चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में हम सिर्फ आज रेवेन्यू को ही देख पाएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में कुछ चीजों पे चर्चा होगी। लेट्स मूव ऑन। और अब हम अलग अलग पॉइंट पे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आज हम इस पे बात करेंगे कि जब ये शासक बनता है उस समय इसके सामने क्या क्या समस्याएं आकर खड़ी होती हैं। हाँ, इसके राजत्व के सिद्धांत पे बात करेंगे और एडमिन यानी प्रशासन पे बात करेंगे। लेकिन प्रशासन की आज हम शुरुआत करेंगे और प्रशासन वाले पार्ट में या सिर्फ हम रेवेन्यू यानी राजस्व प्रशासन की बात करेंगे। इसके अलावा आगे के वीडियो में हम इसके मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे, इसके न्याय प्रशासन की बात करेंगे, सैनिक प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, तो उन सब प्रशासन वाले पार्ट को हम आगे देखेंगे। वेलफेयर भी एक तरह से प्रशासन में भी आ जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाता है वो वेलफेयर के लिए, जैसे दीवाने खैरात बनाता है गरीब महिलाओं के लिए, गरीब बच्चियों की शादी के लिए। उसके अलावा वो दारुल सफ़ा नाम का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाता है। वो सब आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ राजस्व प्रशासन यानी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें कई तरह के टैक्सेस की बात हम करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है यानी सुल्तान बनता है तो क्या समस्याएं होंगी। ऑब्वियसली इसके पहले कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये सारे वर्ग देखिए नाराज हैं। कृषक नाराज हैं, उलीमा और अमीर नाराज हैं, सैनिक नाराज हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों की वजह से राजकोष खाली हो चुका है। ठीक है, साउथ इंडिया में अभी मैं बताऊंगा बहमनी और विजयनगर किंगडम जो है उनका उदय हो चुका है। ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, 2 किंगडम बहमनी और विजयनगर के रूप में। और ये चूंकि एक हिंदू माँ का बेटा है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि इसका पिता जो रज्जब है, इसकी शादी एक राजपूत लड़की से हुई थी, राजपूत घराने में, इसलिए इसकी माँ हिंदू है। तो इसके सामने एक चुनौती है कि अपने आप को इस्लामिक स्टेट में अपने आप को ये एक कट्टर मुसलमान के रूप में प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो ये भी इसके साथ चुनौती है। अब देखिए कृषक क्यों नाराज है भाई। आप जानते हैं एमबीटी के समय, हाँ पहले तो आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स बढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बनता है इसी तुगलक वंश में, तो जो फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक, इसका जो एक तरह से कहेंगे ताऊ चाचा जो भी कह लें, तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, उसने ये कहा था कि फैमिन की स्थिति में, अकाल की स्थिति में किसानों से कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
आगे आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक 2 अरब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा देता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक की एक गलत नीति रही थी। यहाँ पर ये टैक्स बढ़ा देता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये गंगा नदी और ये यमुना नदी, ये 2 अरब का क्षेत्र है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बना लीजिए, ये गंगा नदी, ये यमुना नदी, बीच का 2 अरब का क्षेत्र, यहीं पर इसने टैक्स बढ़ा दिया। और तभी क्या हो गया, जब एमबीटी ने टैक्स बढ़ाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो यहाँ पर अकाल आ गया, किसान भूखों मरने लगे। और अकाल की स्थिति में भी आपको मैंने अभी अभी बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो फादर था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, उनको आदेश दिया था कि अकाल के समय टैक्स ना वसूला जाए। लेकिन यहां पर परिस्थितियां बदल गई। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो इंटेंशन कहा जाता है वो गलत नहीं था, कहा जाता है सही था, लेकिन अकाल आ गया और रेवेन्यू कलेक्टर्स ने फिर भी किसानों से टैक्स वसूलने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो किसान जमीन छोड़कर भागने लगे। इस चीज को महसूस किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और बाद में उसने किसानों के बेहतरी के लिए और किसानों को थोड़ा रिलीफ देने के लिए क्या किया कि उसने कम इंटरेस्ट पे लोन का भी प्रोविजन रखा, लोन भी दिया। लेकिन वो लोन जो किसानों ने लिया, किसान अकाल की वजह से बहुत परेशान थे, माली हालत खस्ता थी, खाने के लिए नहीं था, तो किसानों ने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर लिया था। तो एक तरह से कृषकों का भी रिवोल्ट ये फेस करेगा, इसलिए इसने कृषकों का सारा लोन जो था माफ कर दिया, तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा। अगला प्रॉब्लम उलीमा और अमीरों का। उलीमा कौन है भाई, तो इस्लामिक धर्म गुरुओं को, मौलवी और भी टाइप के लोग होते हैं। वो अमीर कौन होते हैं, जो दरबार में के प्रभावशाली लोग हैं, उनको नोबेल्स या अमीर कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या था कि धर्म का प्रभाव ही नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था कि दोनों ने राजनीति को धर्म से अलग कर दिया था, धर्म और राजनीति को अलग कर दिया था, मैंने बताया था। यानी धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी इन मुस्लिम धर्म गुरुओं का, उलीमाओं का हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके अलावा अमीरों के हस्तक्षेप पे भी ये था। मोहम्मद बिन तुगलक को जो भी ठीक लगता था वही करता था, चाहे कोई भी हस्तक्षेप करे। तो धर्म का अगर हस्तक्षेप नहीं है तो वहां पे उलीमा नाराज हो रहे हैं। यही वजह था कि जब दूसरी बार 1351 अगस्त 1351 में फिरोज शाह तुगलक की दूसरी बार दिल्ली में राज्याभिषेक, दूसरी बार राज्याभिषेक इसकी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये उलीमा खुशी मनाते हैं क्योंकि ये समर्थक है, एक कट्टर मुसलमान है, ठीक है। तो उलीमा वर्ग नाराज हैं, इनको भी संतुष्ट करेगा, और अब प्रशासन का आधार बन जाएगा शरीयत, इस्लामिक लॉ, ठीक है। तो इनको भी संतुष्टि मिलेगी, इनकी भी मतलब वो इनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। सैनिकों में भी विद्रोह हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय खुरासन का अभियान चल रहा था। खुरासन के अभियान में क्या हुआ था भाई, खुरासन के अभियान में खुरासनी सेना बना दी थी एमबीटी ने, और बहुत बड़ी संख्या में 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर ली थी। उसके बाद क्या किया था उसने खुरासन का अभियान का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन भी मिल गया। जब अग्रिम वेतन मिल गया, हाँ, तो क्या हुआ, अग्रिम वेतन पहले ही चला गया, उतना पैसा चला गया, ठीक है। राजकोष पे तो असर पड़ेगा ही, और बाद में क्या होता है, खुरासन अभियान कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, सैनिक क्या होंगे, खुरासन अभियान जब कैंसिल हो जाएगा तो बाद में ये सेना को ही भंग कर देगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, और सैनिक बेरोजगार हो जाएंगे, तो इनमें विद्रोह होगा। तो इनको भी खुश करना था, तो इनको खुश करने के लिए क्या करेगा, आगे देखेंगे हम, फिरोज शाह तुगलक वंशानुगत बना देगा। हाँ, सैनिकों का पद जो होगा, सेना का पद जो होगा, वो वंशानुगत बना देगा। यानी जो सैनिक है, आगे हम देखेंगे, अगर वो युद्ध में नहीं जा सकता तो उसकी जगह कोई और चला जाएगा। हाँ, जो घोड़ा राज्य का है उसकी जगह कोई और घोड़ा भेजा जा सकता है लड़ने के लिए। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय आप जानिए, अलाउद्दीन खिलजी ने एक शुरुआत कर दी थी दाग और हुलिया का, घोड़े पर ब्रांडिंग की जाती थी। घोड़ा जो होता था, क्या होता था, ब्रांडिंग कर देने से जो ऑलरेडी ट्रेंड घोड़ा है, जो सेना का घोड़ा है ओरिजिनल, वही जा सकता है, नहीं तो पहचान लिया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सैनिकों का भी हुलिया होता था,
उनका दिल डॉल कैसा है, उनका बाल कैसा है सैनिकों का, ठीक है, उनकी आंखें कैसी है, उनके हेयर का कलर क्या है, ठीक है, कम्प्लेक्शन कैसा है, सब सारी चीज़ें डिटेल होती थी, लंबाई लंबाई सब कुछ। तो सैनिकों की भी पहचान हो जाती थी उससे, कोई अपनी जगह दूसरे को नहीं भेज सकता था। लेकिन यहाँ सैनिकों का पद जब वंशानुगत हो जाएगा तो कोई भी भेज देगा। खुद नहीं गए, अपने दामाद को भेज दिया, अपने किसी दोस्त को भेज दिया, दूसरे घोड़े को भी दाग और हुलिया इसने खत्म कर दिया था, ठीक है, किसी और को भेज दिया, ठीक है। और सेना का पद वंशानुगत बना दिया था ना, तो वंशानुगत बनाने वाला ये पहला शासक है, आगे हम चर्चा करेंगे, इसने वंशानुगत बना दिया था। तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और दिल्ली सल्तनत का जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो दिल्ली सल्तनत का ये भी संतुष्ट करने की कोशिश करेगा ना सैनिकों को, क्योंकि वंशानुगत बना देगा, दाग और हुलिया खत्म कर देगा, ठीक है, लैंड देने लगेगा, सामंती व्यवस्था आ जाएगी, अस्थाई सेना खत्म हो जाएगी, अस्थाई सेना खत्म हो जाएगी, सामंती व्यवस्था आ जाएगी। अब क्या होगा कि सैनिकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है ये इस समस्या से के समाधान के लिए, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासन कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को, के समय का शासनकाल सबसे भ्रष्ट शासनकाल भी माना जाता है। आगे मैं लिखवा दूंगा, यहाँ अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। उसी तरह से देखिए सैनिक अभियानों के लिए, खुरासान उरासान के लिए इसने सैनिकों को रिक्रूट किया, भर्तियां की, बाद में प्लान ही कैंसिल हो जाता है, हाँ, और पहले अग्रिम इसने 1 साल का पेमेंट भी दे दिया, क्या होगा, राजकोष खाली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दीवाने को ही में एमबीटी ने बनाया था, राजकोष खाली होगा, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था दीवाने को ही, बहुत सारा पैसा खर्च किया, और दीवाने को ही को किस लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था कृषि क्षेत्र की भूमि में बढ़ोतरी के लिए। लेकिन वो भी प्रोजेक्ट पूरा इनका फेलियर हो जाएगा, क्योंकि उस पर 3 लाख उस पर करीब 70 लाख टन का तो खर्च करेगा, हाँ, रोटेशन में क्रॉप्स भी लगाए जाएंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड चूज किया जाएगा वो इनफर्टाइल लैंड होगा। इसके अलावा जो फंड अलॉट होगा, जो ऑफिशियल्स होंगे मिसयूज कर देंगे फंड का, तो राजकोष को भी बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। तो ये सारी एमबीटी की के शासनकाल की सारी समस्याएं इसके मत्थे पड़ रही है, और सबको ये संतुष्ट करता जाएगा। अब देखिए साउथ इंडिया में, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही, हाँ, साउथ इंडिया में 2 किंगडम का उदय हो जाता है, बहमनी और विजयनगर। बहमनी मुस्लिम साम्राज्य, विजयनगर हिंदू साम्राज्य। बहमनी की अलाउद्दीन बहमन शाह है जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर, जो हिंदू साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य जो था ये मुस्लिम था, विजयनगर जो था ये हिंदू साम्राज्य था। तो देखिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य टूट के निकल जाएंगे, इनका उदय होगा, ठीक है, 2 नए साम्राज्य का, यानी कि साउथ इंडिया पर से भी कंट्रोल जा रहा है, और इनको कभी जीतने की भी कोशिश ये नहीं करेगा। तो ये इसके साथ समस्या थी। और लास्ट वाली बात जो हम बता रहे हैं कि भाई हिंदू माँ का बेटा है, तो अपने आप को कट्टर मुसलमान इसको दिखाना है, हाँ, इसके सामने चुनौती है कि अपने आप को लोगों के सामने, इस्लामिक जो पीपल हैं, लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं, प्रजा है, उसके सामने ये अपने आप को प्रस्तुत करे कि नहीं, हम भले ही हिंदू माँ के बेटे हैं, लेकिन कट्टरता जो इस्लाम का है उसके खून में है, हाँ, तो इसको दिखाने की कोई सभी चुनौतियां हैं। तो ये सब समस्याएं थी, अगर कहीं लिखने के लिए आ जाए तो आप बड़ी आराम से समस्याओं पर लिख सकते हैं, ठीक है, और सबको ये संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कृषक असंतुष्ट है, उलीमा असंतुष्ट है, सैनिक असंतुष्ट है, राजकोष खाली है, और ये सब एमबीटी की वजह से है, ठीक है, सब मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। कृषक सबको संतुष्ट करने, सैनिक असंतुष्ट है, राजकोष खाली है। साउथ इंडिया में बहमनी जो मुस्लिम किंगडम है और विजयनगर जो हिंदू किंगडम है, 2 नए इंडिपेंडेंट किंगडम का उदय हो जाता है। ये कब, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। अब इसको जीतने की भी कोशिश नहीं करेगा। अब इसके लिए भी समस्या है, 2 इंडिपेंडेंट किंगडम आ गए, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर से उनका कंट्रोल खत्म हो गया। इसको कोशिश करनी चाहिए थी जीतने की, उनको फिर से वापस लाने की, इसने नहीं किया। और ये हिंदू माँ का बेटा है, माँ हिंदू है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा बीच में, माँ कौन है, हिंदू है, इसलिए स्वयं को कट्टर मुसलमान दिखाने की चुनौती है इसके पास। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इसको, लेकिन सबको ये संतुष्ट करेगा धीरे धीरे, और इसी का नतीजा होगा। आगे देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक की कुछ उदार तो है, लेकिन इसकी नीतियां जो होंगी आगे तुगलक वंश के डाउनफॉल में एक अहम भूमिका अदा करेंगी। और आप देखिए उसके बाद राजत्व का सिद्धांत, थियरी ऑफ किंगशिप, मैंने बताया था बिल्कुल उलट है एमबीटी के। एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का क्या था, मैंने बताया था, धर्म को प्रशासन से अलग किया था उन्होंने। यहां धर्म प्लस प्रशासन, देखिएगा, धर्म को फिर
प्रशासन से यहां पर जोड़ दिया गया। पूछा जाए अंतर, हाँ, कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की के राजत्व के सिद्धांत में क्या डिफरेंस है, यहां पर पहला डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए इसी के कारण शरीयत को प्रशासन का आधार, चूंकि धर्म को इस्लाम को जोड़ दिया तो इसलिए शरीयत जो है प्रशासन का आधार बन गया। तभी मैंने बताया उलीमा और अमीर वर्ग जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय नाराज थे, क्योंकि धर्म को और प्रशासन से अलग करने से उलीमाओं का प्रभाव जो है वो प्रशासन पर से नहीं था, उनका हस्तक्षेप नहीं था। अब इनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ठीक है, खलीफा की प्रधानता है यहाँ पर। खलीफा कौन होता है? अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में उस समय मुस्लिम एक तरह से देखा जाए पैगंबर के बाद, हाँ, मोहम्मद साहब के बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खलीफाओं को देखा गया है। ठीक है, मोहम्मद साहब के बाद कोई खलीफा नहीं हुआ, मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ, आखिरी पैगंबर थे। और उनके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको खलीफा कहा गया, और इन्हीं खलीफाओं को माना गया कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो है विश्व में कहीं भी है तो उसका पॉलिटिकल और रिलीजियस भी कहीं कहा जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर है एक तरह से, और वही रिकॉग्नाइज करता है कि किसी खास क्षेत्र में कौन सुल्तान बनेगा या नहीं, ये प्रचलन था। तो खलीफा के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, और ये सारा इस पूरे सारा मुस्लिमों का क्षेत्र है, मान लीजिए ये इसमें कई राज्य बटे हुए हैं, और खलीफा जो होगा ये सबका लीडर होगा, पॉलिटिकल और रिलीजियस। अब कोई मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हिंदू साम्राज्य है या कोई दूसरा नॉन मुस्लिम साम्राज्य है, यहाँ पे कोई यहाँ से जाके यहाँ पे जीतता है, या कोई यहाँ से या फिर कोई अदर दूसरा कोई जीत लेता है यहाँ पर, कोई मुस्लिम आकर यहाँ पर, तो अब खलीफा डिसाइड करेगा, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ का सुल्तान होगा कि नहीं होगा। तो खलीफा से रिकॉग्निशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि खलीफा ही पूरा जो एरिया है ये सबका, जो भी पूरे विश्व में कहीं भी मुस्लिम समुदाय है उसका पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर है, इसलिए वही किसी खास क्षेत्र में किसी मुस्लिम शासक को रिकॉग्नाइज करेगा सुल्तान के रूप में। ठीक है, तो खलीफा की प्रधानता थी यहाँ पर। चूंकि अब शरीयत के अनुसार ही चल रहा है तो खलीफा की प्रधानता होगी। पब्लिक वेलफेयर, अब देखिए चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, इन्होंने खलीफा की प्रधानता को पूरी तरह से नहीं माना था। मोहम्मद बिन तुगलक तो लास्ट में, हाँ, शुरुआती दौर में तो उसने माना ही नहीं, बाद में उसने खलीफा को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पब्लिक, इसके राजत्व के सिद्धांत में पब्लिक वेलफेयर भी है, और इसीलिए आप देखेंगे कि सैनिकों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, हाँ, गरीब लड़कियों के वेलफेयर, उनके शादी के बारे में, विधवाओं के बारे में सोचता है, दीवाने खैरात बना देगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलेगा, मतलब एक ब्यूरो खोल देगा जहाँ बेरोजगारों के नाम को रजिस्टर किया जाएगा, और उचित क्वालिफिकेशन देखते हुए उनको नौकरी भी दी जाती थी। ये सब कहा, तो पब्लिक वेलफेयर का बहुत सारा काम करेगा, बहुत सारे सराय, रेस्ट हाउसेस बनवाएगा, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाएगा। तो इसके राजत्व के सिद्धांत में ये सब बीते, और इसी की वजह से ये जितने भी लोग नाराज थे अपने उदारवादी नीतियों से उनको संतुष्ट करने का ये प्रयास करेगा। ये इंपेरियलिस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये इंपेरियलिस्ट है? नहीं है। इसने, हालांकि आप आगे हम लोग देखेंगे कि ये बंगाल का अभियान चलाएगा, हाँ, उसके बाद नागरकोट और उड़ीसा, सिंध, इन सब जगहों पे अभियान चलाएगा, लेकिन ये कोशिश यही करेगा कि जो भी क्षेत्र ऑलरेडी था या है उसको बचाने की कोशिश करेगा, ना कि बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक की तरह ये इंपेरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी नहीं था, ये क्षेत्र विस्तार में ये बिलीव नहीं करता था। ठीक है, तो तभी तो देखिए यहाँ पे सैनिक जो होंगे ना वंशानुगत कर देगा, अस्थायी सेना नहीं रहेगी। अस्थायी सेना नहीं है यानी कि जरूरी नहीं है युद्ध, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आगे पहले अस्थायी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, बाद में अस्थायी हो गई। तो ये इंपेरियलिस्ट नहीं है, जबकि एमबीटी और अलाउद्दीन खिलजी इंपेरियलिस्ट थे। हालांकि अपने साम्राज्यवाद में मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो इंपेरियलिस्ट था, साम्राज्यवादी था और विस्तार में बिलीव करता था। और तुष्टीकरण, इसका राजत्व का सिद्धांत तुष्टीकरण पे आधारित है। सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, कृषकों का लोन माफ करेगा, धर्म का प्रभाव आ जाएगा, उलिमाओं को खुश कर देगा, सैनिकों को खुश कर देगा, पदों को वंशानुगत बनाकर। राजकोष खाली है, साउथ इंडिया
को जीतने का प्रयास नहीं करता है, और ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे हर वर्ग को ये खुश करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो तुष्टीकरण इसके राजत्व के सिद्धांत में तुष्टीकरण भी है। मतलब पूरी तरह से ध्यान दीजिए, इस्लामिक कानून मोहम्मद बिन तुगलक के समय ऐसा नहीं था। इसका जो प्रीडिसेसर है वो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखता था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। पूरा इस्लामिक लॉ चलेगा। ठीक है, यहां पर अब आगे देखिए, यहां पर अगर हम प्रशासन की बात करें, रेवेन्यू प्रशासन की, प्रशासन तो बहुत और सारे इसमें एलिमेंट्स देखने हैं, आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर देखिए 2-3 बातें। इसके समय एक रेवेन्यू ऑफिसर है, कौन है रेवेन्यू ऑफिसर? ख्वाजा हिमासुद्दीन। ये मैंने चूंकि बाद में लिखा है, बाद में बताऊंगा। ये बाग वाला जो, या पहले यही देख लीजिए, ये गार्डन्स और बागों का बहुत शौकीन है। ठीक है, और इसलिए इसने फ्रूट बाग बहुत सारे लगवाए हैं जिसमें फ्रूट्स फल ये सब होते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है? टैक्सेज, राजस्व। सरकार कोई कैसे चलती है? रेवेन्यू से चलती है ना, टैक्सेस से चलती है ना। तो टैक्सेस कैसे आते हैं उसी की व्यवस्था यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, बाग इसने बहुत सारे बनवाए थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और उससे इनकम बहुत अच्छा होता था। तो करीब 1,80,00,000 टंका का वार्षिक इनकम इससे था, रेवेन्यू आता था इससे। ये एक बड़ी बात थी। और ये किसके अनुसार? ये ख्वाजा हिमासुद्दीन एक राजस्व ऑफिसर है, बहुत अच्छा राजस्व ऑफिसर था, रेवेन्यू ऑफिसर था। ये राजस्व अधिकारी है उस समय का, ख्वाजा राजस्व अधिकारी है। ठीक है, ये ख्वाजा हिमासुद्दीन, इसने ख्वाजा हिमासुद्दीन को कहा कि एस्टिमेट करो कि कितना जो हमारी जो आमदनी होगी या राजस्व होगा वार्षिक कितना होगा। तो ख्वाजा हिमासुद्दीन जो था उसके अनुसार उस समय की जो खालसा भूमि का राजस्व था, खालसा भूमि समझते हैं? खालसा लैंड का मतलब सरकारी लैंड, सरकार का लैंड, राज्य का लैंड। ठीक है, एक होगा कि किसी प्राइवेट व्यक्ति का हो गया, एक हो गया सरकारी लैंड, सरकार की भूमि हो गई। तो उसको सरकार की भूमि को उस समय खालसा भूमि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खालसा भूमि का जो राजस्व है वो 6.75 टंका, 6.75 करोड़ टंका, करोड़ टंका, यहां पे करोड़ टंका पर ईयर कर लीजिए, करोड़ टंका, करोड़ टंका पर ईयर ये था। देखिए, यानी 6,75,00,000, ठीक है ना, टंका पर ईयर था। ठीक है ना, 6.75 करोड़ टंका पर ईयर उस समय का टंका जो था वो उस समय का की करेंसी थी, सिल्वर का टंका। ठीक है ना, और कॉपर की जीतल होती थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6.75 करोड़ टंका, ये ख्वाजा हिमासुद्दीन जो रेवेन्यू ऑफिसर है। क्या है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा हिमासुद्दीन कौन सा ऑफिसर था? कौन था? तो राजस्व अधिकारी था। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है। खालसा भूमि क्या होती है अगर कहीं दे दे तो? खालसा भूमि सरकारी लैंड होती है। तो ख्वाजा हिमासुद्दीन जो राजस्व ऑफिसर था उसके अनुसार उस समय वार्षिक आमदनी क्या थी राज्य की, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में? तो 6.75 करोड़ टंका पर ईयर वार्षिक, यानी 6.75 करोड़ टंका प्रति वर्ष। ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये आपको 7.75 की जगह थोड़ा बहुत अंतर भी आपको कहीं कहीं अलग अलग किताबों में मिल सकता है। ठीक है, इतना नहीं जाना है। और इसी के अनुसार बागों में जो फल होते थे, जो फल सब्जियां लगाई जाती थी, उससे जो इनकम होता था वो 1,80,00,000 टंका वार्षिक होता था। ये ख्वाजा हिमासुद्दीन के अनुसार ही ये इनकम था ये भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब टैक्सेस की जहां तक बात करें, आप समझिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय 24 टैक्स लगते थे। कहीं कहीं आपको 23 टैक्स भी लगाया कहा जाएगा, और कहीं कहीं जैसे एल श्रीवास्तव आशीर्वादी लाल की किताब है उसमें उन्होंने 26 टैक्स की भी बात कही है। लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं कि 24 टैक्स की चर्चा होती है, तो 24 टैक्स को खत्म कर दिया था इसने। और 24 टैक्स में जो बहुत ही कुछ ऐसे टैक्स थे जो कि अनवांटेड थे लोगों के लिए, जैसे कि मकान, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स यानी मकान
जो है मकान के लिए जो टैक्स लगता था, ठीक है, उसके अलावा आवास कर, उसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स, चारागाह टैक्स, ठीक है ना, चारागाह कर, ये सब भी इसमें समाप्त हो गए थे 24 टैक्स में, ठीक है ना, चारागाह कर और हाउस टैक्स यानी कि मका आवास टैक्स, आवास कर, ये सब समाप्त हो गए थे यहाँ पर। और सिर्फ 4 तरह के टैक्स लगाए जाते थे। एक तो है खिराज, देखिएगा खिराज, ये भूमि कर था, हाँ, किसका, उपज का, भूमि कर उपज पे लगता था, ये खिराज उपज पे, भूमि कर था, और ये फसल पे लगता था, उपज पे। मान लीजिए किसानों की जमीन है जो भी, उस पे 1/3, कहीं 1/3 दिया रहेगा, कहीं 1/10 दिया रहेगा। अब इसमें एक बात और बताऊं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि 1/5 से लेकर 1/2 तक था, ठीक है ना। तो इसका मतलब आशीर्वादी लाल कहते हैं कि इसके बीच में था, यानी कि 20% से लेकर 50% के बीच में था, ठीक है, आशीर्वादी लाल के अनुसार। तो लेकिन बहुत जगह आपको 1/3 मिलेगा और बहुत जगह 1/10 मिलेगा। तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको इतना समझना है कि खिराज क्या था, तो उपज पे, लैंड के उपज पे लगाया जाने वाला कर था, ठीक है, हाँ, लैंड की उपज पे लगाया जाने वाला, फसल पे लगाया जाने वाला कर, खिराज। और इसमें अभी मैं बताऊंगा, इसमें एक अंतर और है। पहले हम 4 टैक्स को समझ लेते हैं। खिराज समझ लिया, उसके अलावा जकात। अब जकात देखिए क्या था, ये 2.5% लगता था, किस पे, ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पसेज। जो धनी मुसलमान है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उस पे लगा दिया जाएगा ये टैक्स, 2.5% जकात। और ये मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर लगा दिया जाएगा 2.5%, और वो इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए। तो ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पसेज, ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी, हाँ, फॉर रिलीजियस पर्पसेज। अच्छा, ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी पे लगेगा, ऐसे लिख लीजिए, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ऑन मुस्लिम प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। और ये टैक्स किस लिए लगेगा, ये रिलीजियस पर्पस के लिए लगेगा, फॉर धार्मिक उपयोग होगा इसका, धार्मिक रूप, धार्मिक उपयोग किया जाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए। यूज्ड फॉर दिस टैक्स, हाँ, वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेज, मतलब मुस्लिम इस्लाम धर्म के लिए ही, इस्लाम धर्म के कार्य के लिए। तो जकात मुस्लिमों पे लगाया जाने वाला कर था, और ये जो कर था इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक कार्यों के लिए, इसका उपयोग होता था। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक कार्यों के लिए इसका उपयोग होगा, इस टैक्स का, ठीक है। उसके अलावा खम्स, ये लूट का माल होता था, लड़ाई उड़ाई होती थी तो उसमें कहीं पे चढ़ाई कर दिया, हाँ, लड़ाई हुई, और वहां से सामान, जो भी सोने चांदी जो भी है, लूट लिया, कीमती सामान हो गए, और भी चीज, जितनी भी चीजें लूट सकते हो। वहां तो पहले तो लूट मारी होती थी, खजाने लूटे जाते थे, खजाने लूट लिए गए, तो उसको खम्स या खुम्स कहा जाता था, ये लूट का माल है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, खम्स क्या होता है, बूटी, आप इसको बूटी या लूट का माल कह सकते हैं, बूटी, लूट का माल जिसको कहा जाता था बूटी, बूटी भी आप कह सकते हैं, लूट के माल को बूटी कहा जाता है। खम्स क्या है, लूट का माल है, ठीक है। और ये देखिए एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था कि 4 देखिए यहां भी सैनिकों को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। यहां भी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये 4/5 लगता था, ये 4/5 जाता था कहां पे, राज्य को, और 1/5 जाता था सैनिकों को, यानी 80% राज्य को जाता था और 20% उस समय जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 20% ही सैनिकों को जाता था, लेकिन इसने उलट दिया, इसने राज्य को 20% दिया और सैनिकों को ज्यादा दिया, 80%, ठीक है। देखिए ठीक इसका उल्टा था एमबीटी के समय, एमबीटी के समय राज्य को जाता था 4/5 और सैनिकों को जाता था 1/5, लेकिन यहां उलट गया मामला।
अब राज्य को 1/5 यानी 20% कर दिया गया और 80% सैनिकों को दिया जाने लगा लूट के माल में से, यानी कि यहां भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, उसके बाद जजिया। जजिया जो है ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था। आपको मैं बता दूं, लगाया जाता था। सबसे पहला जजिया जो लगा था वो सिंध के प्रांत में लगा था, जब मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 एडी में। देखिए ये पाकिस्तान आज का हो गया, उस समय भारत का हिस्सा, यही सिंध का प्रांत है। और यहीं पे पहला अटैक होता है किसका, ये पहला अटैक यहीं पे होगा मोहम्मद बिन कासिम का 712 एडी में। फर्स्ट मुस्लिम सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक जो होगा यही सिंध पे होगा। जो अरब आएंगे, अरबों की तरफ से उसका लीडर बनकर आएगा कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और सिंध के क्षेत्र में पहली बार भारत में लगाया गया था जजिया। ठीक है, बाद में आप देखेंगे कि आगे अकबर ने इस जजिया को हटा दिया था और फिर औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया। अकबर ने अबॉलिश किया, औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया। बीच में आपको मोहम्मद बिन तुगलक भी है, ठीक है, सॉरी फिरोज शाह तुगलक भी है। इसके पहले तक जो भी जजिया तो लगता था उसी के समय से चला आ रहा था। किसके समय से, मोहम्मद बिन कासिम के समय से। तो जजिया तो लगता है, लेकिन जजिया ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पे नहीं लगता था। और जजिया से पहले कौन कौन से लोग जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे। देखिए जजिया से अगर देखें तो जजिया किस पे नहीं लगता था। एक तो आप ऐसे याद कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जजिया जो है ये नहीं लगता था। जजिया देखिए ब्राह्मणों पे नहीं लगता था। ब्राह्मण, महिला, बच्चे, विकलांग, सैनिक, इन लोगों पे जजिया नहीं लगता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन पे जो है इन पे जजिया नहीं लगता था। जजिया इन पे नहीं लगेगा, मैंने कट कर दिया। किस पे, ब्राह्मणों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, विकलांगों पे और सैनिकों पे। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या होता था कि महिला, बच्चे, विकलांग, सैनिक, महिला बच्चे तो कमाई ही नहीं कर रहे हैं, जो कमाएगा वही तो टैक्स देगा। विकलांग पे भी रियायत बढ़ती जाती थी, सैनिकों पे भी चूंकि राज्य के लिए काम आते थे रियायत बढ़ती जाती थी। और ब्राह्मण एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता था, इसलिए ब्राह्मणों पर चूंकि ये भी पूजा पाठ करके और दूसरों से, यजमानों से पैसे लेकर अपना दिनचर्या करते थे, तो इनको थोड़ा सा रियायत दी जाती थी, तो ब्राह्मणों पे नहीं लगाया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणों पर भी इसने क्या किया, जजिया लगा दिया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। तो वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, सवाल बनता है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो कौन है, फिरोज शाह तुगलक। इसके पहले तक ब्राह्मण, महिला, बच्चे, विकलांग, सैनिक एग्जेम्प्ट होते थे इस टैक्स से, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को जिम्मी कहते थे, खासकर हिंदुओं को ये लोग जिम्मी कहते थे। और जजिया लगाया क्यों जाता था, जजिया कि भाई नॉन मुस्लिम्स को यदि किसी इस्लामिक स्टेट में रहना है, किसी इस्लामी शासन के तहत रहना है, तो उनके जानमाल और उनकी सुरक्षा के एवज में ये टैक्स लिया जाता था। एक तरह से सुरक्षा टैक्स था कि अगर आपने ये टैक्स दिया तो आप किसी भी इस्लामी राज्य में सुरक्षित रहेंगे, उसको जजिया कहा जाता था। और नॉन मुस्लिम्स को और खासकर हिंदुओं को ये जिम्मी कहते थे, ये जो मुसलमान थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान, ठीक है, या सिर्फ ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन जजिया से एग्जेम्प्ट था इसके पहले, ब्राह्मण, महिला, बच्चे, विकलांग, सैनिक, ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, कि कौन कौन एग्जेम्प्ट था। तो अब उसमें ट्रिक से कभी सवाल आएगा, ब्राह्मण, महिला, बच्चे, ब्राह्मण दे देगा, कहेगा कि भाई किस पे ब्राह्मण, महिला, बच्चे, विकलांग, हाँ किस पे नहीं लगता था, और ऑप्शन बना देगा, एक 3 को इन पे नहीं लगता था,
इन पे नहीं लगता था, इन दोनों पे नहीं लगता था। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बड़ी ट्रिक से जवाब देना होगा। चूंकि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगा दिया था, तो खाली अगर ये सवाल है कि किस पे नहीं लगता था, तब उस समय आप ब्राह्मण को छांट देंगे। ठीक है, और ये महिला, बच्चे, विकलांग ये आ जाएंगे, आपके सैनिक जो भी हैं ये आ जाएंगे। लेकिन अगर ब्राह्मण दे दिया तो ब्राह्मणों पे लगना शुरू हो गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और किसके कहने पे लगाया, ध्यान दीजिए, इस नाम को याद रखिएगा, मलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पार्ट। मलिक मकबूल, देखिए मलिक मकबूल कौन था? मलिक मकबूल जो है ये एक तेलंगाना का ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और इसको शासक बनते ही, सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने मलिक मकबूल को अपना वजीर बनाया था। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि फिरोज शाह ने शासक बनते हुए किसको अपना वजीर नियुक्त किया? फिरोज शाह तुगलक ने, तो मलिक मकबूल को। ये एक ब्राह्मण था तेलंगाना का, बाद में इस्लाम ये में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक और नाम था खाने जहां, तो मलिक मकबूल की जगह खाने जहां भी दिया जा सकता है। और खाने जहां का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, विश्व का स्वामी, खाने जहां का मतलब, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी के कहने पर ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। तो सवाल यह बनता है कभी कभी कि किसके कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने किसके कहने पर जजिया लगाया? तो मलिक मकबूल होगा ऑप्शन में, या खाने जहां होगा, तो आपको लगा देना होगा आंसर। ठीक है, अब मलिक मकबूल जो ये है, हाँ, इसको आप समझ लीजिए कि इसको आपको याद रखना है। यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक को आर्थिक प्रगति का श्रेय भी दिया जाता है। क्योंकि जब ये ब्राह्मणों पर कहेगा कि भाई आप टैक्स लगाओ, तो राज्य के आमदनी में वृद्धि होगी। ब्राह्मणों पर जब टैक्स लगने लगा तो राज्य के आमदनी में वृद्धि हुई। तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का जो आर्थिक प्रगति कहा जाता है, कि आर्थिक प्रगति का श्रेय अगर दिया जाता है, तो आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है मलिक मकबूल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलिक मकबूल कौन था? इसका वजीर था। और इसी की वजह से देखिए ये इतना पावरफुल था कि फिरोज शाह तुगलक अगर बाहर है तो यही शासन संभालता था, यानी सबसे, सुल्तान के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति है ये। और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक के शासन काल को वजारत का काल भी कहा जाता है। इसके शासन काल को कहा जाएगा वजारत का काल, वजारत पीरियड, यानी वजीर का पीरियड। तो किसके, ये सवाल आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किस सुल्तान के शासन काल को वजारत का काल कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक के काल को वजारत, याद रखिए, वजारत का काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर सारा कुछ हो गया। यहां पर देख लीजिए खिराज, हमने क्या 4 तरह के टैक्सेस को पढ़े। खिराज क्या है? तो भूमि कर है, ठीक है, जो उपज पे लिया जाता है। जकात क्या है? तो मुस्लिम प्रॉपर्टी पर, मुसलमानों के पास जो प्रॉपर्टी है उस पे लगेगा। और इस टैक्स का इस्तेमाल किसके लिए होगा? धार्मिक कार्यों के लिए होगा। ये कितना लिया जाता था? 2.5%। खम्स, बूटी या लूट का माल, लड़ाई में जो लूट मार होती है और वहां से जो लूटा जाता है खजाना और तमाम तरह के सोने चांदी और जो भी, हाँ, तो उसमें लूट के माल में दोनों की हिस्सेदारी होती थी, राज्य की भी, सैनिकों की भी। तो यहाँ पर राज्य को 20% जाता था 1/5, सैनिकों को 80% जाता था 4/5। एमबीटी के समय ये उल्टा था, राज्य को 4/5 जाता था और सैनिकों को 1/5 जाता था। ध्यान रखिएगा। जजिया नॉन मुस्लिम्स, हाँ, खासकर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक कर था ये। ठीक है, अगर आप किसी इस्लामिक राज्य में रह रहे हैं तो आपको अपने जान माल की रक्षा के लिए ये टैक्स देना पड़ता था। हाँ, फिरोज शाह तुगलक पहला शासक जिसने लगाया ब्राह्मणों पर। किसके कहने पर? मलिक मकबूल के कहने पर। मलिक मकबूल का दूसरा नाम खाने जहां। खाने जहां का मतलब क्या था? विश्व का स्वामी। कौन था मलिक मकबूल? तो इसका वजीर था, और इसीलिए इसके काल को, फिरोज शाह तुगलक के काल को वजारत का काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको
ध्यान रखना है। और मलिक मकबूल को ही दिया जाता है। हाँ, किसकी वजह से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को आर्थिक प्रगति का श्रेय दिया जाता है? किसकी वजह से? तो मलिक मकबूल की वजह से, क्योंकि ब्राह्मणों पर कर लगवा के इसने राज्य की आमदनी बढ़ा दी। तो ये बात है। अब इन टैक्सों के बारे में आप कुछ चीजें और समझ लीजिए। आज कुछ इतिहासकारों में, जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ये 4 टैक्स की बजाय आमतौर पे आप 4 ही टैक्स देखेंगे, कहते हैं 6 टैक्स लिया जाता था, जिसमें एक उस्र कहते थे कि 1/10 लिया जाता था मुस्लिम कृषकों से। देखिए, आशीर्वादी लाल कहते थे कि बहुत किताबों में ये सिर्फ लिखा हुआ है कि खिराज जो है ये कृषकों से एक भूमि कर लिया जाता था। मुस्लिम है कि हिंदू है ये नहीं कहा गया है, क्लियर नहीं है, उपज पे लगता था। लेकिन आशीर्वादी लाल इस खिराज को कहते हैं कि ये हिंदुओं पर लगता था। हाँ, भूमि कर जो है फसल पे जो भूमि, हाँ, ऑन द प्रोड्यूस ऑफ लैंड जितना फसल देती है उस पे जो टैक्स लगता है, तो आशीर्वादी लाल कहते हैं हिंदुओं के लैंड पर, और आशीर्वादी लाल उस्र को कहते हैं कि मुस्लिमों के लैंड पर। हालांकि बहुत किताब में अलग अलग इसको नहीं बताया गया, सिर्फ कृषकों के लैंड पर भूमि कर है। हाँ, लैंड टैक्स ऑन एग्रीगेट प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी फसल होती है उस पर। और ये भी दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ 1/3, कहीं दिया हुआ 1/10। आशीर्वादी लाल इस खिराज को कहते हैं कि 1/5 से लेकर 1/2 के बीच में है, 1/2 के बीच में, 1/5 से लेकर 1/2 के बीच में है, यानी 20% से लेकर आपको 50% के बीच में ये खिराज लिया जाता था। तो जो भी हमको इस पे ध्यान नहीं देना है। और उस ये बोलते हैं आशीर्वादी लाल ये हिंदुओं पर लगाया गया कर था, हिंदू कृषकों पर, और उस मुस्लिम कृषकों पर लगाया गया कर था। उसके बाद एक और इनकम का सोर्स आशीर्वादी लाल बताते हैं, तारकत, बिना वारिस की संपत्ति। मान लीजिए कोई मर गया, उसकी कोई संपत्ति है तो राज्य को चला जाएगा, इसको तारकत कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि तारकत क्या था, अगर कहीं पूछा जाए तो इनकम के ये भी सोर्स थे। आमतौर पे यही 4 हम दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं आपसे पूछ दे उस्र क्या था भाई, तो मुस्लिम कृषक पर लगाया जाने वाला कर था, उसकी भूमि पर। हाँ, उसके मुस्लिम कृषकों के पास जो भूमि थी उस पर जो फसल होती थी, हाँ, उसका 1/10 इनको देना पड़ता था। जो आमदनी होगी उसका 1/10 देना पड़ेगा उस्र के रूप में। जबकि तारकत, अगर तारकत क्या है भाई पूछ दिया जाए तो तारकत जो है ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कहीं पूछ दिया जाए। तारकत आपको क्या है भाई, तो तारकत जो है ये बिना वारिस की संपत्ति होती थी जो राज्य को चली जाती थी। कोई एक्सपायर कर गया, किसी की डेथ हो गई और उसकी जो संपत्ति है ये राज्य को चला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ दिया जाए तो दोनों याद रखिएगा। आमतौर पे खिराज, जकात, खम्स, जजिया। खिराज भूमि कर है उपज पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जनरली ये डिफाइन नहीं किया गया है कि हिंदुओं पर है या मुस्लिमों पर है। कुछ इतिहासकारों ने जैसे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसको हिंदुओं का कर कहा है और उस्र को मुस्लिमों का कर कहा है, ठीक है। जकात ये मुस्लिम प्रॉपर्टी पे लगता था, और कितना लगता था, 2.5%। और किस काम के लिए यूज होता था, धार्मिक कार्यों के लिए। खम्स लूट के माल पे लगता था 20%, यानी 1/5 राज्य को चला जाता था और 4/5 सैनिकों को, और जजिया नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एक अतिरिक्त कर और लगता था, देखिए सिंचाई कर, जिसको हके सिर्ब कहा या शर्ब कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है हके सिर्ब क्या है, तो सिंचाई कर था या इरिगेशन टैक्स था, ठीक है। एक अतिरिक्त कर आप देखिए, सिंचाई कर। और उलिमाओं के कहने पर, देखिए धर्म शरीयत के आधार पर, प्रशासन का आधार शरीयत हो गया है और धर्म प्लस प्रशासन इसको जोड़ दिया गया, यानी कि उलिमाओं का प्रभाव बढ़ गया है। उलिमाओं के कहने पर ही क्या हुआ, हके सिर्ब लगाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये सिंचाई कर था, 1/10 था, ये याद रखिएगा, ये 1/10 था। और कहां से क्यों लगाया जाता था, जब आप सरकारी नहर, गवर्नमेंट कैनाल का यूज करेंगे उसके पानी का सिंचाई के लिए, सरकारी नहर के इस्तेमाल पर, सरकार के नहर है और आप उन नहरों से पानी लेते हैं सिंचाई के लिए, सरकारी नहर से, तो उसके लिए आपको 1/10 यानी हके सिर्ब देना पड़ेगा। ये इरिगेशन टैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि हके सिर्ब क्या था, तो सिंचाई कर या इरिगेशन टैक्स, ठीक है। क्यों लगता था, ठीक है। अगर
सिंचाई के लिए या इरिगेशन के लिए सरकारी नहरों का इस्तेमाल किया जाता था, तब लगता था ये। और यहीं से आपको सवाल निकलता है कि आखिर सरकारी नहर कौन कौन से थे। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी नहरों का भी निर्माण कराया था। कहा जाता है कि दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में उसने करीब 11 नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 नहरों को देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, सरकारी नहरों का इस्तेमाल करने वालों से लगता था हके शिर्ब। ठीक है, और ये नहर कौन कौन से थे, देखिए एक बात ध्यान रखिए, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया है, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण शुरू किया तो गयासुद्दीन तुगलक, और दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान या प्रथम सुल्तान जिसने नेटवर्क बिछा दिया कैनाल्स का, नहरों का, ठीक है ना, नेटवर्क बिछाने वाला, नहरों का नेटवर्क बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने नहरों का नेटवर्क बना दिया, नहरों का जाल बिछा दिया, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। देखिए मुख्य रूप से 5 नहरों को देखते हैं। अलुग खानी नहर 150 मील, सबसे लंबी नहर यही है, यमुना से हिसार तक, हरियाणा में हिसार है। उसके बाद रजवाह नहर था, 96 मील इसकी लंबाई है, इसकी 150 मील है। अलुग खानी की सबसे लंबी अलुग खानी, कई जगह पे 100 मील भी इसका दिया हुआ है। ये सतलज से घग्गर तक। उसके बाद सिरमौर से हांसी एक नहर है, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद। ये 5 नहरें हैं। अलुग खानी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे लंबी नहर अलुग खानी नहर, यमुना से हिसार तक जाती है। ठीक है, उसके बाद रजवाह 96 मील की है, लंबी है, सतलज से घग्गर तक जाती है। उसके बाद सिरमौर से हांसी एक नहर है, घग्गर से फिरोजाबाद एक नहर है और यमुना से फिरोजाबाद। तो ये नहरों का जाल बिछाने वाला सुल्तान है। मैं यहां पर लिख देता हूं, नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान है। प्रथम सुल्तान किसका? डीएस का, यानी कि डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत, जिसने नहरों का जाल, नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, नहरों का जाल बिछाने वाला। देखिए यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने नहरों का जाल बिछा दिया। तो ये सवाल बन जाता है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, तो फिरोज शाह तुगलक। और नहरों की शुरुआत करने वाला कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो फाउंडर है। इस तरह से हमने देखा प्रॉब्लम्स क्या क्या था, राजत्व के सिद्धांत को देख लिया। हर वर्ग यहाँ पे नाराज है, कृषक हैं, उलीमा हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में अब राजकोष खाली है, सैनिक असंतुष्ट हैं विद्रोहों के कारण और खुरासान अभियान के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, सब मोहम्मद बिन तुगलक जो इसका प्रेडिसेसर है, उसी की नीतियों की वजह से सारे लोग असंतुष्ट हैं। साउथ इंडिया में मैंने अभी बताया कि बहमनी और विजयनगर जो है इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ये भी एक चुनौती थी। हिंदू माँ का बेटा है, इसलिए ये भी एक इसके लिए समस्या थी कि इसको अपने आप को एक कट्टर मुसलमान के रूप में दिखाना था। राजत्व के सिद्धांत में धर्म और प्रशासन यहाँ एक हो गया, शरीयत के आधार पर कानून है। पब्लिक वेलफेयर इसके राजत्व के सिद्धांत में है कि पब्लिक वेलफेयर, लेकिन खासकर इस्लाम के लिए पब्लिक वेलफेयर करना है। इंपेरियलिस्ट नहीं है, विस्तारवादी नहीं है, और तुष्टिकरण सबको खुश रख रहा है, सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद ठीक है, इसके समय का रेवेन्यू ऑफिसर ख्वाजा हिमासुद्दीन, इसने खालसा भूमि का राजस्व कितना बताया था? वार्षिक 6.75 करोड़ टंका पर ईयर। इसी ने बताया कि जो बाग हैं, हाँ, जो उसने फिरोज शाह तुगलक ने जो बाग लगाए, हाँ, उससे जो वार्षिक आमदनी है 1 करोड़ 80 लाख टंका है, वो बताया। 4 तरह के टैक्सेस सिर्फ लगाए, बाकी टैक्सेस जो है वो हटा दिए। 4 तरह टैक्सेस में खिराज, भूमि कर है, जकात, ये मुस्लिम प्रॉपर्टी पर लग रहा है, धार्मिक कार्यों के लिए, खम्स लूट के माल पे, जजिया जो है नॉन मुस्लिम्स पे, और जजिया पर भी मैंने ये बता दिया जो सवाल बनेगा कि जजिया
से कौन कौन एग्जेम्प्ट था, किस पे नहीं लगता था, ब्राह्मणों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, विकलांगों पे यानी हैंडीकैप जो है, और सैनिकों पे नहीं लगता था, क्योंकि जिसकी कमाई होगी उसी पे लगेगा। महिला, बच्चे, विकलांग से कमाई की उम्मीद नहीं की जाती थी। हाँ, सैनिक जो है ऑलरेडी राज्य को सेवा दे रहे, इसलिए नहीं लगता था। ब्राह्मण जो है एक ऐसा वर्ग था पहले जो कि अपना यजमानों के यहाँ पूजा पाठ हवन करा कर अपना खर्चा चलाता था, तो इस पर नहीं लगता था। लेकिन बाद में पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, जिसने कि अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक। और किसके कहने पे लगाया? मलिक मकबूल के। मलिक मकबूल कौन था? इसका वजीर था। ठीक है, शासक बनते ही, सुल्तान बनते ही इसने मलिक मकबूल को अपना वजीर बनाया था। ये तेलंगाना का रहने वाला था, एक ब्राह्मण था, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक और नाम खाने जहां है। खाने जहां का मतलब विश्व का स्वामी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया। उसके बाद एक अतिरिक्त कर हक़ शिल्प क्या था? सिंचाई कर था, इरिगेशन टैक्स था। कब लगाया जाता था? जब कोई भी व्यक्ति या किसान सिंचाई के लिए सरकारी नहरों का यानी गवर्नमेंट कैनाल का इस्तेमाल करता था, तब उस पर 1/10 हक़ शिल्प लगाया जाता था, सिंचाई कर। हाँ, और नहरों का निर्माण भी इसने कराया है। दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक, या नहरों का जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो फिरोज शाह तुगलक। और ये कुछ नहरों के नाम: अलुक खानी 150 मील, यमुना से हिसार, रजवा 96 मील, सतलज से घग्गर, सिरमौर से हांसी, एक तीसरा जो नहर है, तीसरी नहर है घग्गर से फिरोजाबाद, और यमुना से फिरोजाबाद। ये 5 नहर इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान रखिएगा। अलुक खानी जरूर याद रखिएगा, सबसे बड़ी नहर, सबसे लंबी नहर यही होगी। तो इस तरह से हमने एक पार्ट खत्म कर लिया, पहला पार्ट फिरोज शाह तुगलक का। और आगे अभी हम एडमिन पार्ट में ही बहुत सारी चीज़ों को देखना है, बहुत सारे न्याय प्रशासन देखना है। हाँ, सैनिक प्रशासन, दास प्रशासन के बारे में जानकारी हासिल करनी है, मुद्रा के बारे में जानना है, कुछ वेलफेयर के बारे में जानना है, उसके अलावा धार्मिक नीति और फॉरेन पॉलिसी, ये सब हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। अभी आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.